नमस्कार। भारत की आवाज़ की ओर से मैं जेनी जॉन। आदिवासियों और दलितों का मसीहा फादर स्टैन स्वामी निधन 5 जुलाई 2021 में हो गया और इनके निधन के साथ ही साथ आदिवासी और दलितों की आवाज़हीनों के आवाज़ का भी अंत हो गया। ये हमेशा जंगल और ज़मीन इसका की आवाज़ उठाते रहे हैं, यानी आदिवासियों के अधिकार के लिए ये सरकार से लड़ते रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि सरकार अपने ही सरकार से अपने ही लोगों के लिए लड़ाई आज लड़नी पड़ रही है। और भारत में ऐसा वक्त अंग्रेज़ों के समय देखा गया है, जब उन अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तब हम पूरे भारत एक होकर आवाज़ उठाते रहे हैं। और हमेशा ये अंग्रेज़ों के समय भी यही प्रथा थी कि पहले डिवाइड किया जाए, फिर उनके ऊपर रूल किया जाए। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे फिर उसकी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की प्रक्रिया की जाती थी। आज भी ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें यही देखने फादर स्टैन स्वामी, जिन्होंने कई दशकों से आदिवासियों और दलितों की ज़मीन के लिए, जंगल के लिए और जल के लिए को बचाने के लिए प्रशासन से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। और वो 84 वर्ष की उम्र में उनका जेल में इस तरह की हालात कर दी गई कि उनको फिर मौत को ग्रहण करना ही पड़ा। हालांकि वो मौत से भी लड़ रहे थे, वो जीना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ भारत सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। इसलिए है क्योंकि मृत्यु ने फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु पूरे देश के, हमारे भारत देश के कानून व्यवस्था की कमजोरियों को और हमारी अदालत की गुलामी को दिखाता है। अदालत किसके हाथ मजबूर हैं आज वो दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो साजिश के तहत किस तरह से लोगों की आवाज़ को दबा रही है। और जो हमारे देश में जो कैपिटलिस्ट हैं बनने जा रहे हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनी चलाने वाले लोगों के हाथों हमारी सरकार किस तरह मजबूर है, हमारी एजेंसियां मजबूर हैं और हमारी अदालत भी मजबूर हो चुकी है। तो ये गुलामी नहीं है तो और क्या है। फादर स्टैन स्वामी को 2018 की बात है कि महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव दंगे के लिए अरेस्ट किया गया था, जबकि फादर स्टैन स्वामी का कहना है कि वो कभी कोरेगांव महाराष्ट्र कभी गए ही नहीं है। अभी मैं वीडियो आपको वो दिखाऊंगी कि जिसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं कभी कोरेगांव गया ही नहीं। लेकिन एनआईए ने उन्हें माओइस्ट लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे ऐसा कहकर उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे दो बातें हैं। भीमा कोरेगांव का जो केस है, वहाँ की महाराष्ट्र की जो पुलिस है, वहाँ पे कई लोग भीमा कोरेगांव के दंगों में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी में ये चार्ज लगाया गया कि इन लोगों का इस दंगे में पाकिस्तान का लिंक है। जो भी इस दंगे में शामिल हुए उनका संबंध पाकिस्तान से उनका लिंक है, आतंकवादियों से लिंक है। और दूसरी ओर जो फादर स्टैन स्वामी है, उनका लिंक बताया, एनआईए ने बताया कि इनका लिंक माओवादी जो है, माओइस्ट हैं, वो उनके साथ इनका लिंक है। अब देखिए कहाँ भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र का और कहाँ रांची में फादर स्टैन स्वामी वहाँ रहते थे और वो
वहाँ के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका लिंक उस कोरेगांव से किया और कोरेगांव का लिंक पाकिस्तान से किया। फिर फादर स्टैन स्वामी का लिंक बताया जा रहा है कि माओइस्ट से है। तो कुछ कि किसका लिंक किससे? क्या माओइस्ट का लिंक पाकिस्तानियों से है, या महाराष्ट्र में जो दंगे हुए थे कोरेगांव में, उनका लिंक तो बताया जा रहा पाकिस्तानियों से है, जिनका आज तक भी खुलासा नहीं हुआ। और यहाँ जो इनके स्टैन फादर हैं, इनका लिंक माओइस्ट से बताया जा रहा है। तो फिर स्टैन फादर को क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया कोरेगांव के मामले में? ये समझ से बाहर है और भारत की जनता आज ये जानना चाहती है। तो फादर स्वामी का कहना था कि वो कोरेगांव कभी गए ही नहीं, लेकिन एनआईओ का कहना है कि वे माओइस्ट लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। अब ये सहानुभूति का मामला क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ तक कि फादर स्वामी के कंप्यूटर से उन्होंने कहा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कुछ ऐसे तो कुछ दस्तावेज मिले हैं, और कंप्यूटर से कुछ हार्ड डिस्क भी मिला है, जो फादर के लैपटॉप को भी उठाकर ले गए। जबकि जो फादर के साथ 15 और लोग थे, मतलब टोटल 16 लोग थे, जिनको माओइस्ट के मामले में, जो माओइस्ट एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके मामले में गिरफ्तार किया गया था। और उसमें एक सुधा भारद्वाज भी हैं, जिनका कहना है कि 3000 पुरुषों और महिलाओं को माओइस्ट कहकर उसका लेबल लगा दिया गया और उनको कैद कर लिया गया। फादर स्वामी ने उन लोगों को कैद करने किया और कुछ लोगों को तो बेल में रिहा भी किया गया, जिसमें कि फादर स्वामी ने 102 लोगों को कि उन्होंने फादर स्वामी की पूरी यूनिट गई और 102 लोगों से मिली और उन लोगों से पूछताछ की कि हुआ क्या था। उनमें से सिर्फ तीन लोगों ने सिर्फ एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम उसमें माओइस्ट में शामिल थे, हमारा उनसे लिंक है। लेकिन इन तीन को छोड़कर, 102 में से इन तीन को छोड़कर बाकी सब बिल्कुल आम जनता थी, जिसको कि कभी बस में काम पे जा रहे थे, वहां से उठा लिया, बाजार से उठा लिया इन लोगों ने, ताकि ये दिखा सकें कि माओ कौन दिखा सके, पुलिस और एनआईए जो माओइस्ट के पीछे वो जांच कर रही थी, वो दिखा सके सरकार को कि हमने माओइस्ट के पूरे ग्रुप को पकड़ लिया है। और आज भी वो कैद में है और फादर स्टैन स्वामी उन्हीं के लिए आवाज उठा रहे थे, जिनको माओइस्ट कहकर जेल में रखा गया है। और फादर उनके लिए आवाज उठाते हुए सरकार से गुजारिश कर रहे थे और कानूनी तौर पर, और साथ में उनसे उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन यही उनका काम है। इसको पुलिस ने, एनआईए ने, पहले तो पुलिस ने थे, बाद में एनआईए को सुपुर्द कर दिया गया इस केस को। तो उन्होंने फादर स्टैन स्वामी को कहा कि माओइस्ट लोगों के सहानुभूति दिखाने वाले ये व्यक्ति थे। पर लेकिन जिनको माओइस्ट कहा जा रहा है एनआईए के द्वारा या पुलिस के द्वारा, क्या वाकई वो माओइस्ट हैं? जो 15 लोग जो अभी भी अंदर हैं, जिसमें कि पत्रकार हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो क्या वो यूं ही ऐसे ही कह रहे हैं उन सभी को माओइस्ट, सारे उनको माओइस्ट लोगों से उनको सहानुभूति है? सभी का उनका यही आवाज है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है माओइस्ट कहकर, वो गलत है। फादर स्वामी ने इस बात पर सरकार का ध्यान खींचना चाहा कि, और ध्यान खींचते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे गरीब हैं झारखंड के, जहाँ पर जिनको कैद किया गया है और उनको मालूम भी नहीं है कि उनके ऊपर चार्ज क्या लगाया गया है। वो गरीब लोग अपने ऊपर लगाए चार्ज को की कागजात भी उन्होंने कभी नहीं देखा। ऐसी भयानक बात हमारे देश में हो रही है। और वो चार्जशीट तो कभी भी नहीं देखा उन्होंने, और सिर्फ कैद में डाल दिया गया बिना कुछ बताए हुए, और उन्हें कोई सरकारी वकील, कानूनी हेल्प भी नहीं दिया गया कि उनकी तरफ से केस लड़ा जाए। अब ये बात तो समझ आ रहा होगा आप सबों को कि फादर स्टैन स्वामी उन लोगों को रिहा करवाना चाहते थे जो कैद में, जिन्हें बंद कर दिया गया था बेवजह, और उन्हें माओइस्ट कहा जा रहा था। वो आम गरीब लोग थे। और इस तरह से हमारे देश में गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गरीबों को माओइस्ट कहकर कैद में डाल दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, ताकि अपनी कमजोरियों को वो छुपा सके। तीसरी बात, इन गरीबों की आवाज बनकर अगर फादर स्टैन स्वामी कई दशकों से लड़ रहे थे, तो ह्यूमन राइट वो डिफेंडर थे, तो उनको सरकार ने गलत नीतियों के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहे, तो सरकार ने उन्हें भी रास्ता से हटाना चाहा। ये आप खुद उनके जो ये शब्द हैं आप खुद सुनिए। वो बुजुर्ग 84 इयर्स के, वो उन 16 लोगों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, और एनआईए ने 8 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया
जिसाइट सोशल एक्शन सेंटर से, जिसके वो चर्च के मेंबर थे और वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वो बागेचा उनका वो एनजीओ भी चलाते थे। उन पर भी गरीब लोगों की तरह उनके ऊपर यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। इतना बड़ा चार्ज, जिस बंदे को कि कोई उनका कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत का कनेक्शन था कि बेवजह गलत इल्ज़ाम के कारण लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उसके कारण वो अदालत से गुजारिश की थी वो कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। एक सिंपल सी बात थी, लेकिन सरकार को किस बात का डर हो गया? उनके इस एक्शन से किस बात का डर हो गया? उन पर भी उन गरीब लोगों के ऊपर भी यूएपीए का चार्ज लगाया गया था और इस तरह से फादर्स वाला कहा गया और उनके साथ 15 व्यक्तियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सहानुभूति एक इंसानियत के तौर पे दिखाया जा रहा था, ना कि किसी आतंकवादियों को। अब आपको मैं हमेशा की तरह कई बार अदालत ने बेल को रिजेक्ट किया। ऐसा क्या उस मरीज से, ऐसा क्या सरकार को डर था? 6 नवंबर 220 को स्वामी ने एक एप्लीकेशन पेश किया स्पेशल कोर्ट को भेजी। उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉ और एक सिपर की मांग करी। इन्होंने फादर स्टैन स्वामी जो एक इंसानियत के लिए लड़ रहे थे और हमारे जो कानून के रखवाले हैं, हमारे जो अदालत है, हमारी जो सरकार है, उसके ऊपर आपको मैं बताऊं कि एक 84 इयर्स के बुजुर्ग जो कि पार्किंसन की बीमारी से ग्रसित है, जिसमें कि हाथ कांपता है और चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो फादर ने उसकी मांग की स्ट्रॉ और सिपर की, ताकि वो पानी को आराम से पी सके। लेकिन इन लोगों ने, पुलिस ने, एनआईए ने कोई उनको मुहैया नहीं करवाया, उनको दिया नहीं। और वो किस तरह वो दिन गुजार रहे होंगे आप खुद ही सोच सकते हैं, जो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। और इस तरह से एनआईए की गैर जिम्मेदाराना हरकत और अमानवीय हरकत व्यवहार दिखाई पड़ता है। फादर स्वामी को वो चाहते ही थे कि उनकी मौत हो जाए और उनका उन्होंने जो एक बनी बनाई साजिश की थी माओविस्ट की, जो मासूम लोगों को उठाकर पकड़ कर ले गए थे, तो उसका खुलासा ना हो सके। गरीबों को और आदिवासियों के चार्जशीट में जो आतंकवादियों का इल्जाम लगाकर उन्होंने कोर्ट को पेश किया था। तो फादर स्टैन स्वामी का क्या कहना था कि जब मैं गिरफ्तार हुआ, जो उनकी हालत थी जिस बीमारी के कारण, लेकिन जिस दिन गिरफ्तार हुए तो फादर स्टैन स्वामी खुद कह रहे हैं कि मैं उस समय खुद खाता था, खुद नहाता था, खुद कपड़े पहनता था, खुद वॉक पे जाता था, लेकिन आज 8 महीने के अंदर मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और वो अपने घर जाना चाहते थे, रांची, जो पुणे के जेल में से वो रांची जाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उन्हें बेल नहीं दिया, अंत तक बेल नहीं दिया। ये कितना अमानवीय व्यवहार जो हमारे देश में, जो हमारे देश को संभालने वाले हैं, उन लोगों ने किया। अगर बेल दी जाती तो शायद आज फादर जिंदा होते। आखिर में उनके साथ बड़ा जो अन्याय हो रहा था उसी की जीत हुई। और एनआईए ने जो आतंकवाद, सबसे दुख की बात है कि एनआईए ने जो आतंकवाद का इल्ज़ाम फादर स्टैन स्वामी पर लगाया था, वो कभी साबित कर ही नहीं पाए। और इसके कारण लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। और शुरू में जो बहुत से जो हम गिरफ्तारी का खबर सुनते ही, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसकी खबर सुनते ही PUCL यानी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया KCBC यानी केरला कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस, एंड KLCA यानी केरला लैटिन कैथोलिक एसोसिएशन, और एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस और केरला ज्यूसिट प्रोविंशियल और इंटरनेशनल ज्यूसिट कम्युनिटी, इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और प्रदर्शन भी किया कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुआ है। और यहाँ तक इतना ही नहीं, अदालत के अमानवीय व्यवहार और कानून
जो हमारे लिए बनी है उसे ना मानकर इंसानियत को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें आखिर तक बेल नहीं मिला। यही देश के अपनी ही सरकार अपने ही लोगों को गुलाम बना रही है और इसमें इंसानियत को भूल चुकी है। और इस तरह से फादर स्टैन स्वामी आखिर तक बेल ना मिलने के कारण बीमार आदमी कैद में सड़ते हुए ना जाने कैसी अवस्था में होंगे अंत में, जो इंसान अब खुद से खाना नहीं खा सकता, ना जाने कैसी अवस्था में होंगे अंत में जो इंसान अब खुद से खाना नहीं खा सकता, खुद से पानी नहीं पी सकता, वो किस तरह दिन गुजार रहा होगा सोचकर भी रूह कांपती है। और वो इंसान और ये आवाज़, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार का पूरा पूरा हाथ था। ये गलत इल्ज़ाम उन पर लगाया गया और गलत व्यवहार किया गया उनके साथ, और जब इल्ज़ाम आप साबित ही नहीं कर सके तो 8 महीना उनको जेल में रखने का कारण क्या था, ये सवाल है। उन्हें प्रोवाइड क्यों नहीं किया जा रहा था, एक बुजुर्ग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा था। हाँ, सरकार का कहना है कि हमने कानून के तौर पे जो करना चाहिए था हमने किया, हॉस्पिटल में भी डाला, लेकिन फादर स्वामी कह रहे थे कि हॉस्पिटल में कई बार जा चुका हूँ लेकिन मैं वहाँ ठीक नहीं हो रहा। इससे बेहतर है कि मैं उन 15 जो साथी हैं मेरे, मैं उनके साथ ही रहूं। क्यों? क्योंकि वो साथी उनकी सेवा कर रहे थे, हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था उनका सेवा। कितनी दुखदाई बात हमारे देश में ये घटना घटी है। को मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगी जो आप इसे फादर की ही आवाज़ में सुने। मैं स्टैन स्वामी हूँ। अभी NIA मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है उसको पहले मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड में हम जानते हैं कि विस्थापन एक बहुत बड़ा मामला रहा है। जब लोग अपना जल जंगल ज़मीन को खो रहे हैं, वो बांध के रूप में हो, फैक्ट्री के रूप में हो या टाउनशिप के रूप में हो, और इसके लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। अभी जनता खुद खड़ी हो रही है अपना हक मांगने के लिए। अभी इसके तहत सरकार की ओर से भी कुछ कानून बनाए गए हैं। खासकर 2 थीम तो हैं। एक है पेशा कानून, जो पहली बार ग्राम सभा को स्वीकार करता है। वो एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके द्वारा आदिवासी जनता अपना स्वशासन करके आई है, उसको मान लिया है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल राइट्स एक्ट। इसके तहत जनता को जो जंगल में रहते हैं वो कैसे, उनका अधिकार क्या है इत्यादि। तीसरा है भूमि अधिग्रहण 2013 की कानून, जो पहली बार जो भू मालिक है उसका अधिकार को और जिस प्रकार का उसको मुआवजा देना है, कैसे देना है, वो सबको विश्लेषण करता है। ये तो कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इस सब के बारे में मैं विश्लेषित करके लिखते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, और जो भी संघर्ष चला है उसमें भागीदार भी रहा हूँ। और खासकर क्योंकि जनता खड़ी हो रही है, खासकर जवान अपना एक संस्था शुरू किए, परसिक्यूटेड प्रिजनर सॉलिडारिटी कमेटी नाम से। उसके द्वारा हम लोग केस भी फाइल किए हैं। और अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। और उसका पहला मौका था
कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी NIA कर रहा है। और NIA तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया। और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। इसलिए अभी बॉम्बे NIA ऑफिस से मुझे मांग किया जा रहा है कि मैं बॉम्बे जाऊं। और मैं इनकार करते रहता हूं कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले मेरी उम्र है 83 ईयर्स ओल्ड। सेकंड, मेरे कुछ ऐसी कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं। तीसरा, हमारा जो एपिडेमिक, कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है पूरे देश में, उसमें मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। और अंत में झारखंड सरकार खुद बोला है कि 65 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति लोग पब्लिक में ना आए। ये सब के तहत मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं NIA ऑफिस को बोल रहा हूँ अगर मुझे और पूछताछ करना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाए। इसी पर मैं अटल हूँ और अटल रहूँगा। और जो भी इसके तहत सामना करना हो, मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जो चिंतक हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो मुझे हो रहा है वो सबों को हो सकता है। जो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग को तैयार रखना है। इसलिए यही संदेश के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।